हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको वेक्टर एंड स्केलर यानी सदिश और अदिश, उससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिया। अगर आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एग्जाम में लगभग क्वेश्चन नहीं आपसे छूटेगा। और एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए आप खुद से एक्स्ट्रा भी पढ़िए, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम है, लगातार हम आप लोगों के लिए वीडियो डालते जा रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट का हम प्रयास करेंगे करवा दें। कम से कम साइंस का तो निश्चित तौर से हम करवा देंगे, उसके बाद प्रयास करेंगे कि जीके भी कुछ करवा दें, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले आज के इस वीडियो में, देखते हैं कि गति से संबंधित आपका कितना एमवीआई बनता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो गति से संबंधित ऑब्जेक्टिव बताने के लिए हम आपको पहले थोड़ी बहुत गति वाली जानकारी दे देंगे। तो पूरा मतलब डेप्थ में नहीं जाएंगे, थोड़ी बहुत कुछ चीजें बता देंगे जिससे कि आपको आगे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में सुविधा हो। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं कि गति से संबंधित जितने भी एमवीआई ऑब्जेक्टिव है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए थोड़ा बहुत पहले देख लेते हैं। देखिए, गति में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको थोड़ा पहले देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका है वो आपका न्यूटन के गति का नियम है। क्या है? न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति का नियम, तो इसको पहले आप अच्छे से समझ लिए। न्यूटन के गति का नियम, तो न्यूटन के गति के नियम में आपको सबसे पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय यानी 3 नियम दिए थे न्यूटन साहब। तो प्रथम नियम पहले देख लेते हैं, गति का प्रथम नियम। देखिए, प्रथम नियम में ध्यान आपको यह देना है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि और जाना जाता है इसको जड़त्व के नियम से। किस नियम से? जड़त्व के नियम से। और न्यूटन से पहले इस नियम को और कौन दिए थे? तो गैलीलियो नामक साइंटिस्ट दे दिए थे। कौन दे दिए थे? गैलीलियो नामक साइंटिस्ट दिए थे। अब न्यूटन के प्रथम गति के नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? पूछ देगा क्वेश्चन तो बोलेगा बल की परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। सबसे पहले अब जान लेते हैं कि न्यूटन की प्रथम गति है क्या, जो कि उससे इतना इतना क्वेश्चन पूछता है। तो न्यूटन की गति का नियम आपसे कहता है कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है या गति की अवस्था में है तो वो अपनी उस अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है। जैसे कि ये बोर्ड तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक कि हम इस पर बल लगा के इसको यहां से हटाएंगे नहीं। जैसे कि ये अभी गति में है, लुढ़क रहा है, तो ये तब तक लुढ़कते रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो न्यूटन की गति का नियम, प्रथम नियम यही कहता है। तो इसको बोला जाता है कि ये जड़त्व के नियम, यानी कि जड़त्व का मतलब होता है जड़, यानी कोई वस्तु अपने आप में जड़ होती है, यानी जड़ के जैसा क्या रहती है? स्थिर रहेगी तब तक जब तक कि उस पर हम कोई बाहर से बल लगा के हटाएंगे नहीं। तो देखिए, इसको सबसे पहले गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। उसके बाद इस नियम से बल की परिभाषा दी जाती है। उसके बाद आपको ध्यान ये भी रखना है कि कोई वस्तु गतिशील है तो गति में ही रहना चाहती है, विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है तब तक जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगे। देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सॉरी द्वितीय नियम आपसे क्या कहता है। तो द्वितीय नियम देखते हैं। तो द्वितीय नियम देखिए, द्वितीय नियम आपसे कहता है, द्वितीय नियम आपसे कहता है कि यदि किसी पिंड पर हम बल लगाते हैं, यदि किसी पिंड पर हम बल लगाते हैं तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वो त्वरण इस पिंड पर लगने वाले बल के समानुपाती तथा इस पिंड के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। और इस नियम से बल मापने का सूत्र आता है। क्या आता है? बल मापने का सूत्र आता है किससे? न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से, यानी F = ma जो फॉर्मूला आता है वो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आता है। अब आपको ये पूछ देगा, और ये जो होता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ये संवेग संरक्षण सिद्धांत का भी क्या करती है? पालन करती है। याद रखिएगा डियर, संवेग संरक्षण सिद्धांत का क्या करती है? पालन करती है। अब चलते हैं तृतीय गति के नियम पे। तो तृतीय गति का नियम देखिए, न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है, मिटाते हैं थोड़ा,
देखिए इसका तृतीय नियम कहता है कि किसी पिंड पर लगने वाला क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। यानी कि किसी पिंड पर जब हम कोई बल लगाते हैं तो क्या होता है कि उसका क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों क्या होती है, समान होती है, लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करती है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम यदि मार्कर पर बल लगाएंगे तो मार्कर भी हम पे क्या लगाएगी, बल लगाएगी, मार्कर भी हम पे क्या लगाएगी, बल लगाएगी। तो जो बल हम मार्कर पे लगाए उसको बोलते हैं क्रिया बल, और जो मार्कर हमारे उंगली पे बल लगाया उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। कौन सी बल, प्रतिक्रिया बल। तो दोनों का मान जो होता है आपस में बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे क्या होता है, विपरीत। जैसे हमने मार्कर पे बल लगाया उस डायरेक्शन में, मार्कर हम पे बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो यानी कि दोनों का बल का मान समान होता है, लेकिन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो आप याद रखिएगा। इससे और भी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि जैसे कि जब कोई व्यक्ति नाव पर से कूदता है तो व्यक्ति तो आगे कूद जाता है लेकिन नाव पीछे की ओर खिसक जाता है। और हम चलते हैं, हम जैसे चलते हैं, ये भी न्यूटन के तृतीय गति के नियम के उदाहरण है। जैसे हम अपने पैर से बल धरती को लगाते हैं और धरती हमारे पैर पर बल लगाती है, तब हम आगे की ओर क्या करते हैं, चल पाते हैं। और भी पूछता है जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली उसकी आगे जाती है लेकिन बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, तो वो भी न्यूटन के तृतीय गति के नियम के उदाहरण है। जैसे व्यक्ति तैरता है तो तैरना न्यूटन के तृतीय गति के नियम के उदाहरण है। क्योंकि तैर के हम पानी पर हाथ से बल पीछे की तरफ लगाते हैं तो पानी हमें आगे की ओर धक्का देता है, जिससे हमें तैरने में क्या होती है, मदद मिलती है। तो ये सारी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। देखिए और छोटी छोटी चीजें और कुछ पूछती है। तो देखिए गति का समीकरण से क्वेश्चन कुछ कुछ पूछता है। तो गति का प्रथम समीकरण डियर स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। द्वितीय समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। इसका तृतीय समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्रथम गतिक समीकरण, द्वितीय, तृतीय, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उसको भी याद रखना है। अब देखिए एक बल का फॉर्मूला हम अभी जस्ट बताए थे, F इक्वल टू एम ए। तो जब गुरुत्व के अधीन कोई पिंड गिरती है तो यही F इक्वल टू एम ए क्या बन जाता है, mg बन जाता है। यहाँ पर g को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अब हम ऑब्जेक्टिव पे लेके चलते हैं, ऑब्जेक्टिव भी अच्छे तरीकों से समझना है। चलिए देखिए आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कहता है, क्या कहता है, देख लीजिए कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो गति का नियम का प्रतिपादन किए थे न्यूटन नामक वैज्ञानिक। कौन किए थे, न्यूटन नामक वैज्ञानिक किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा। फटाफट चलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था थ्योरी में भी। अब चलते हैं, न्यूटन के गति का प्रथम नियम किस राशि की परिभाषा मिलती है। देखिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम से हम बताए थे कि बल की परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा मिलती है, बल की। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका डियर स्टूडेंट्स है, अच्छे से पढ़ लेना है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर बाहरी बल कार्य ना करे। यहां पर बल होगा, बाहरी बल कार्य ना करे, यानी बाहरी बल सक्रिय ना हो। हम बताए थे कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम ये कहता है कि जब तक किसी पर बल नहीं लगाएंगे तो वो उसी अवस्था में रहेगा। यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो ये भी मैंने आपको थ्योरी में बताया कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो होता है वो जड़त्व की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत बराबर होता है, हम बताए थे कि न्यूटन के द्वितीय गति का नियम के क्या था, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम जो होता है वो संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपका है जड़त्व का नियम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो हमने अभी आपको बताया था कि जड़त्व का नियम न्यूटन से पहले गैलीलियो नामक साइंटिस्ट दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स है कि यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसे रोकने की सापेक्ष दूरी, यानी सापेक्ष दूरी, जब वेग को दोगुना कर दिया जाएगा तो उसे रोकने की सापेक्ष दूरी जो होती है 4 गुनी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। कितनी गुनी? 4 गुनी हो जाती है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है किसी कण का त्वरण परिवर्तित होता है। तो किसी कण का त्वरण परिवर्तित कब होता है? जब वेग की दिशा और परिमाण दोनों बदलता है, यानी कि जब दोनों बदलेगा, क्योंकि त्वरण सदिश राशि है, उसका त्वरण तभी चेंज हो जाएगा जब उसका वेग का जो होता है परिमाण दिशा दोनों चेंज होगा, तब उसका त्वरण चेंज हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा, सी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपका है रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर को छोड़ा जाता है। रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर को छोड़ा जाता है तो सीधी पटरियों पर जा रही पत्थर का पथ जमीन पर टकराते समय होगा कैसा होगा? कि जैसे देख लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं तो फेंकने के बाद देखिए वो जमीन पर जब टकराती है तो उसका जो होता है आलेख परवलयाकार, जैसे देखिए इसको हम फेंकेंगे तो ये परवलयाकार जाके गिरेगी। कैसी गिरेगी? परवलयाकार। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है सी, परवलयाकार। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स है आपका, देखिए ये न्यूमेरिकल्स है, ये सॉल्व करके हम बता देंगे। देखिए बोल रहा है क्षैतिज पर एक बंदूक की अधिकतम परास 16 किलोमीटर है। देखिए अधिकतम परास को सूचित करते हैं रेंज, और अधिकतम बोला तो इसमें लगा देंगे मैक्स यानी मैक्सिमम। देखिए इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाय जी। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला इसका? यू स्क्वायर बाय जी। तो अब देखिए क्या करते हैं हम कि बोला कि इसका अधिकतम परास 16 किलोमीटर है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो गोली का परिक्षण वेग क्या होगा? यानी आपसे u का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा? u का वैल्यू पूछ रहा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में ले आइए। किसमें ले आइए? मीटर में। तो 16 किलोमीटर मीटर में लाने के लिए आपको पता ही होगा क्या किया जाता है, किलोमीटर को मीटर में लाइएगा तो क्या हो जाएगा? 16,000। क्या हो जाएगा? 16,000 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16,000। तो अब देखिए इसका मान दे दिया आपको 16,000 इक्वल टू यू स्क्वायर, तो हमें फाइंड ही करना है। बाय के नीचे जी का मान क्या दे दिया? 10। तो अब क्या कीजिए, जी का मान जो 10 दिया है इधर भाग में 10, उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना में। तो गुना में 10 होगा तो 1 0 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ यू स्क्वायर आपको बच जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 16,000 को 1600 गुना 100। देखिए 16,000 नहीं है, ये क्या है? 1,60,000। इसको लिख सकते हैं। अब स्क्वायर एक तरफ का हटेगा, दूसरे तरफ क्या आएगा? रूट आएगा, और क्या हो गया? यू स्क्वायर। अब देखिए 1600 का वर्गमूल क्या होगा? 40। 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10। यानी कुल मिला के आपका क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? 400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ये फॉर्मूला पे बनेगा आर मैक्सिमम इक्वल टू होता है यू स्क्वायर बाय जी, इसी फॉर्मूला पे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है प्रक्षेप की गति में क्या है डियर स्टूडेंट्स? प्रक्षेप की गति में उच्च बिंदु पर वेग क्या होता है? यानी कि जब कोई पिंड को क्षैतिज तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ये प्रक्षेप की गति करती है। तो पूछ रहा है इसके उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा? उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा? तो याद रखना उच्चतम बिंदु पर इसका वेग जो होता है v का वैल्यू u cos थीटा होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? u cos थीटा होता है उच्च बिंदु पर वेग। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि जब किसी वस्तु को क्षैतिज तल से थीटा कोण पर u वेग से फेंका जाता है, यानी प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब फेंका जाता है, तो उसके द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, तो उसके द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी डियर स्टूडेंट्स होता है, यानी कि r इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाय जी।
तो देख लीजिए यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी, जो ऑप्शन होगा वही होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है रेंज का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है किसी प्रक्षेप की गति परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है। प्रक्षेप की गति उसकी महत्तम ऊंचाई का क्या है, 4 गुना, यानी कि उसका क्षैतिज परास यानी कि आर जो है उसकी महत्तम ऊंचाई का यानी एच मैक्सिमम का कितना है, यानी एच का 4 गुना है। एच का कितना गुना है, 4 गुना है। तो पूछता है प्रक्षेपण कोण क्या होगा। तो देखिए एच मैक्स का 4 गुना यानी कि सबसे ज्यादा ऊंचाई जब आए या तो उसका रेंज क्या होगा, सबसे महत्तम, यानी सबसे महत्तम रेंज के लिए किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री से कोण से फेंका जाता है तो महत्तम रेंज प्राप्त करती है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कोण से किसी पिंड को यदि आप फेंकिएगा तो महत्तम रेंज प्राप्त करता है, तो 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं न्यूटन की गति का। देखिए तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल संबंध है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल संबंध है। तो हमने बताया था कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम में क्रिया बल प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग पिंड पे लगते हैं, तो सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, यानी कि दोनों बल क्या होता है, अलग अलग वस्तु पे लगते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, किसी वस्तु का संवेग, देख लेते हैं किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग जो निर्भर करता है वो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। क्या करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर। क्योंकि देखिए संवेग को पी से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू फॉर्मूला होता है m इंटू v, यानी द्रव्यमान गुना वेग। तो यानी कि दोनों पर डिपेंड ये करेगा, यानी किसी पिंड का संवेग द्रव्यमान पे भी डिपेंड करेगा और किस पे, वेग पर भी डिपेंड करेगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या देगा, सी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट्स, कोई अचर बल, देखिए अचर बल यानी 0.6 केजी, हाँ 0.6 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड में इतना मीटर, यानी एक बल है जो इतना केजी द्रव्यमान के किसी पिंड में इतना त्वरण उत्पन्न कर देता है। हाँ तो बोलता है कि उस बल का मान क्या होगा। तो देखिए आपको द्रव्यमान दे दिया है, तो द्रव्यमान को m कहते हैं, m दे दिया 0.6 केजी, लिख लीजिए पहले, ठीक है। अब देखिए इसमें त्वरण दे दिया, त्वरण को a कहते हैं या g आप बोल सकते हैं, तो 0.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे बल पूछा था, हम पहले ही बता दिए F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, ma लिखे। अब देखिए F को F रहने दीजिए, m का वैल्यू लिख दीजिए 0.6, a का वैल्यू लिख दीजिए 0.08। अब देखिए इसका पॉइंट हटाइए, नीचे में 2 जीरो, इसका पॉइंट हटाइए, नीचे में कितना, 1 जीरो। अब देखिए 8 को 6 से गुना कर दीजिए, 8 कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, 2 जीरो 1 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव, यानी कि 48 के आगे 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 1 जीरो के बाद दशमलव, यानी कि 0.048। देख लीजिए 0.048 इसमें है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि 30 न्यूटन का कोई बल, देखिए 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी, देखिए 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा देखिएगा, 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी, तो सबसे पहले जो दिया है उसको आप लिखिए। न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी बात हो जाती है, जो दिया है उसको पहले जानिए। फोर्स दे दिया आपको 30 न्यूटन, उसके बाद द्रव्यमान बोल दिया, यानी कि m बोल दिया आपको कितना, 5 केजी, ठीक है। अब देखते हैं वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करती है, यानी कि टाइम दे दिया आपको कितना, 2 सेकेंड। अब बोला कि कार्य कितना होगा, यानी कि वर्क कितना होगा, सॉरी कार्य करता है, तो त्वरण क्या होगा, क्या त्वरण, यानी ए क्या होगा, ए। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि F इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू होता है ma। देखिए यहां तो दिया नहीं है, यहां पे क्या दे दिया कि 30 न्यूटन बल दे दिया, कोई 5 केजी का है और द्रव्यमान वाला तो 2 सेकेंड तक कार्य करता है। तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू mg। तो अब यहां से आपको क्या निकालना, जी निकालना। देखिए इसमें समय से ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि यहां से जी निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए F बटा के नीचे क्या आ जाएगा, m इक्वल टू जी, जी को ही a या g बोलते हैं।
अब देखिए एफ, एफ का वैल्यू कितना दे दिया था 30 दे दिया था, एम का वैल्यू कितना दे दिया 5 दे दिया, गुना भाग दे दीजिए, 5 छक कितना 5 छक 30 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। समय का उसमें यूज नहीं था। अब देखते किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। देखिए किसी गतिशील पिंड का देखिए वेग आधा कर देने, सीधा सीधा देखिए संवेग का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम इंटू वी, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। अब आप क्या कीजिए, इसको अगर कांस्टेंट कर देते हैं द्रव्यमान को, तो देखिए P समानुपाती किसके हो जाएगा V के। अब देखिए ये जितना बढ़ेगा वो इतना बढ़ेगा और ये जितना घटेगा वो इतना घटेगा, तो क्या बोला उसका वेग आधा कर देने, उसका वेग आधा कर दीजिए तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, संवेग भी आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट्स कि स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक और गतिक घर्षण गुणांक में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। यानी कि देखिए स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण मतलब कि जब कोई पिंड रखा रहता है तब भी यानी कि उसके सरफेस और पिंड के बीच घर्षण काम करता है, उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण जब कोई पिंड गति करते रहता है तब इसके बीच घर्षण लगता है, उसको गतिक घर्षण कहते हैं। तो यानी कि स्थैतिक घर्षण का जो मान होता है वो गतिक घर्षण के मान से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अधिक होता है। तो यानी कि यूएस ग्रेटर देन यूके, तो जहां पर है उसको देख लीजिए, देखिए यूएस ग्रेटर देन यूके, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स है कि सर्पी घर्षण, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण किसको कहते हैं, लोटनी घर्षण किसको कहते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। सर्पी घर्षण का मतलब होता है कि कोई वस्तु फिसलते हुए यानी सरक रहा है, ठीक है। ये हो गया जैसे कि आपको केले के छिलके पर जब लात पड़ती है तो आप फिसल जाइएगा, इसको बोलते हैं क्या, इसको को बोलते हैं सर्पी घर्षण। लेकिन लोटनी घर्षण क्या होता है कि देखिए ये लुढ़कते हुए जब जाएगी, जब कोई वस्तु लुढ़कते हुए जाएगी तो उसको बोलते हैं लोटनी घर्षण। तो यहाँ पूछा है सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण, तो यानी कि सर्पी घर्षण जब आप फिसल के जाइएगा तो घर्षण का मान ज्यादा होता है और लोटनी घर्षण का मान क्या होता है कम। तो देखिए सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण जो होता है, सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण बहुत कम होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, बहुत कम। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे समझना है, पूछ रहा सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण का मान क्या होगा, तो सर्पी घर्षण का मान ज्यादा होता है, लोटनी घर्षण का मान कम होता है। तो हमें क्या बोलना है कि सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण का मान बहुत कम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलने अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपका कहता है, क्या कहता है देख लेते हैं। किसी 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगता है। देखिए 3 केजी द्रव्यमान यानी मास दे दिया आपको कितना 3 केजी, उसके बाद क्या बोला बल लग रहा है, बल यानी एफ लग रहा है कितना 12 न्यूटन लग रहा है, तब बोला उसका त्वरण क्या होगा। तो देखिए त्वरण यानी एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एम ए, इसमें ए को कहते हैं त्वरण, आपको ए निकालना है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ बाय एम, तो एफ बाय एम हो जाएगा। तो अब देख लीजिए एफ बाय एम निकालने के लिए एफ कितना है 12, एम कितना है 3, तो 12 में 3 से भाग दीजिए, 4 बार में लगेगा, तो यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपका है कि एक वस्तु विरामावस्था में एच ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है। कितनी ऊंचाई से, एच ऊंचाई से मान लेते एच ऊंचाई से कोई वस्तु पृथ्वी पर यदि गिरती है, पृथ्वी पर गिरती है तो क्या होता है, उस पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होता है, तो उस पर पहुंचने पर उसका वेग होता है रूट अंडर 2gh। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, रूट अंडर 2gh। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु डैश समान, मतलब वस्तु का डैश समान होता है। जब गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरती है तो उसका त्वरण समान होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है त्वरण उसका समान होता है। तो इससे एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा
समान ऊंचाई से अलग अलग द्रव्यमान वाला पिंड जब बोलेगा गिरता है तो दोनों कितने समय में, यानी कि दोनों का जो होता है ना, दोनों का त्वरण, यानी त्वरण जो होता है उसका एक समान रहता है, त्वरण बदलता नहीं है। ध्यान दीजिएगा उसको अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार की चाल 10 सेकेंड में, यानी टाइम दे दिया डेरिवेटिव कितना, 10 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेशन बनाते जाइए मन में। कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर हो जाता है, यानी 30 से 60 हो जाता है। तो यानी कि इसका वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 30 से कितना 60, यानी वेग में परिवर्तन इसका हो गया आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बदलिए, इसको जब बदलिएगा, यानी ये डेल्टा भी है वेग में परिवर्तन, इसको जब बदलिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 30 गुना 5/18। आप जानते होंगे कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए ऐसा करते। अब देखिए ये क्या आ जाएगा आपका 150 बटा के नीचे क्या 18, 2 से काटिएगा तो कटेगा, लेकिन आगे चलते हैं। अब बोला इसका त्वरण क्या होगा, तो त्वरण इक्वल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा के नीचे समय। तो देखिए वेग में परिवर्तन कितना आया, 150 बटा कितना 18, बटा के नीचे समय, समय कितना दे दिया था 10, तो 10 से 1 जीरो से 1 जीरो गया 15/18। तो 15 में 18 से भाग दीजिए, 15 में 18 से भाग दीजिएगा तो 0.83 आएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। यही आपका क्या हो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो होने से रहा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर 0.83 होगा वहां पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका डियर स्टूडेंट कहता है कि एक कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड 10 सेकेंड में होता है, यानी टाइम दे दिया 10 सेकेंड और वेग में परिवर्तन कितना दे दिया डियर स्टूडेंट, 10 से 20 हो गया। तो 10 से 20 हो गया का मतलब होता है कि 10 परिवर्तन कितना हो गया 10, ठीक है। तो अब बोलता क्या तय की गई कुल दूरी, तो देखिए तय की गई कुल दूरी, देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना है। इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, चूंकि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लगेगा। तो अब देखिए S को कहते हैं दूरी, यानी हमको कुल दूरी यानी S निकालना है। तो देखिए इसका U कितना दे दिया, U आपका दे दिया 10 मीटर से कितना हो गया 10 से 20 हो गया, तो यानी U आपका हो जाएगा, देखिए 10 गुना समय कितना दे दिया 10 प्लस 1/2, देखिए 1/2। अब देखिए AT स्क्वायर, तो ये है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। देखिए A निकालने के लिए क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा के नीचे समय। तो अब देखिए A निकालिएगा तो वेग में परिवर्तन हम निकाल चुके थे 10, बटा के नीचे समय कितना था 10, तो कट के आ जाएगा 1। तो अब क्या करते हैं, एक के प्लेस पे 1 पुट कीजिए, T स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 2 से काट दीजिए ये 50। अब देखिए 10 को 10 से गुना कीजिए 100, अब प्लस इधर क्या आया था 50, यानी कि कुल मिला के क्या हो जाएगा 150। तो यानी कि इसका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, 150 मीटर प्रति सेकेंड, यानी यहाँ पे एक छूट चुका है, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा, 150 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका आएगा 150 मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि देखिए सीधा सीधा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको U दे दिया है 10, तो U के प्लेस पे देखिए 10 पुट कीजिए 10, टाइम दे दिया था 10, तो ये हो गया 100। अब A का वैल्यू आ गया 1, तो 1/2 को 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, T स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, 100 को 2 से काटेंगे 50, इधर 10 से 100 यानी 150, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 150। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपका है कि किसी परीक्षक के सापेक्ष किन्हीं दो पिंड A और B, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, A और B का वेग क्रमशः VA और VB हो। देखिए कोई परीक्षक है, उसके सापेक्ष पिंड A और B का वेग VA और VB हो, तो A के सापेक्ष B का वेग क्या होगा, क्या पूछ रहा है, यहां पर फोकस डालना है। A के सापेक्ष B का वेग जब पूछेगा तो कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट, जब बोलेगा ना A के सापेक्ष B का, तो सबसे पहले वेक्टर B वाला लिखिए, तो वेक्टर B में घटा दीजिए किसको, वेक्टर BA को। देखिए कब, जब A के सापेक्ष B का वेग पूछेगा तब,
लेकिन यदि इसको उल्टा पूछ देता कि बी के सापेक्ष ए का, यहाँ बी दे देता, यहाँ ए दे देता, तो ये उल्टा हो जाता, तब ये हो जाता बी ए माइनस बी बी हो जाता। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बी माइनस बी ए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स है वॉशिंग मशीन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत डियर स्टूडेंट्स अपकेंद्र, यानी ये अपकेंद्रन विधि से वॉशिंग मशीन कार्य करता है, जिससे कपड़े से मैल बाहर करता है। तो इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है कि दूध से क्रीम किस विधि से निकाली जाती है। तो दूध से क्रीम भी इसी अपकेंद्रन विधि से निकाली जाती है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन से। देखिए पदार्थ के संवेग, ध्यान देना अच्छे से, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो अच्छे से समझना है, पदार्थ संवेग और क्या बोला वेग। तो सबसे पहले लिख लिया संवेग। संवेग का सूत्र होता है डियर स्टूडेंट्स द्रव्यमान गुना वेग। अब बोला कि संवेग और वेग का अनुपात, तो बटा के नीचे वेग लिख दीजिए, वेग से वेग को कट कर दीजिए, वेग से वेग को क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। क्या बचा आपका द्रव्यमान, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका डियर स्टूडेंट्स है कि एक ट्रेन, देख लेते हैं, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री की सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है, देखिए ट्रेन है रुकी हुई, उसमें यात्री बैठा हुआ है, जब ट्रेन चलती है तब पीछे की ओर झुक जाता है। इसका मतलब है कि पहले ट्रेन रुका हुआ था, जब गति किया तब पीछे की ओर झुका। तो ये जड़त्व का उदाहरण है और इसको विराम का जड़त्व बोलेंगे, क्योंकि पहले ट्रेन क्या था रुकी हुई, तब बाद में चली, तब व्यक्ति पीछे झुका। तो यानी कि पहले ट्रेन किस स्थिति में थी, रुकी हुई। तो जब ट्रेन रुकी हुई थी तब चलने से व्यक्ति झुका, तो बोलिएगा विराम का जड़त्व यानी स्थिरता का जड़त्व, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। इसमें एक क्वेश्चन और बताते हैं, यदि पूछ देता कि ट्रेन, चलती हुई ट्रेन जब ब्रेक लेती है, चलती हुई ट्रेन जब ब्रेक लेती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो वो हो जाता है आपका गति का जड़त्व। चूंकि ट्रेन चल रही थी, चलने के बाद ब्रेक लिया, तो यानी कि गति में पहले ट्रेन थी तब ब्रेक लिया, तो गति का जड़त्व होगा उसका आंसर। जब ब्रेक लिया जाता है तो व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, तो वो होगा गति का जड़त्व। जब कोई बस या ट्रेन अचानक चलने पर व्यक्ति झुकता है तब वो होता है स्थिरता का जड़त्व, यानी कि विराम का जड़त्व भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, विराम का जड़त्व। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स है आपका त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र। देख लेते हैं अच्छे से, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है डियर स्टूडेंट ए इक्वल टू भी माइनस यू, यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो देख लीजिए ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी, कहां है इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो अभी मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं गति से संबंधित, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारे पूछे गए प्रश्न थे। अभी हम आपको एक क्वेश्चन देंगे खुद बनाने के लिए, आप बना के उसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, और जिसका आंसर अच्छा रहेगा उसको हम प्राइज भी बुला के देंगे। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको ला देते हैं, ये क्वेश्चन आप बना के हमें कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इसका आंसर जो है तो बहुत ही आसान है और ये सरल क्वेश्चन ही है, बस नहीं जानिएगा तो वही थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसको बना के कमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना के कमेंट हमें जरूर